अब थीसिस के चैप्टर 2 को देखते हैं, जो होता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। इसके पॉइंट्स को समझने से पहले कि इसमें क्या लिखा जाएगा, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूं कि नॉर्मली स्कॉलर्स जो हैं लिटरेचर रिव्यू को केवल प्रीवियस स्टडीज का कलेक्शन समझते हैं, लेकिन वास्तव में लिटरेचर रिव्यू केवल प्रीवियस स्टडी की कलेक्शन या समरी नहीं होती, बल्कि वो प्रीवियस स्टडीज का क्रिटिकल एनालिसिस होता है। तो इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो रिसर्चर है उसका जो रिसर्च टॉपिक है उस पर अब तक क्या वर्क हो चुका है, कौन सी थ्योरीज का उपयोग किया गया उन रिसर्चेज में, उसमें क्या रिजल्ट्स निकाले गए, क्या कंक्लूजन्स निकाले गए, और अभी भी कौन से रिसर्च गैप प्रेजेंस हैं उनकी स्टडी की जाती है। तो इसमें सबसे पहले जब रिसर्चर अपने रिसर्च का सेकंड चैप्टर को लिखना स्टार्ट करता है तो इसमें भी सबसे पहले क्या लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। इस सेक्शन में लिटरेचर रिव्यू का अर्थ बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं, और पूरे चैप्टर का ओवरव्यू भी आप इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ लिटरेचर, मतलब साहित्य के स्रोत। मीन्स लिटरेचर रिव्यू तैयार करने के लिए रिसर्चर डिफरेंट सोर्सेज का उपयोग करता है। अब ये कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे बुक्स हो सकते हैं, जर्नल्स हो सकते हैं, थीसिस डेजर्टेशंस हो सकती हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो सकती हैं, ऑनलाइन डेटाबेस भी हो सकता है ना। तो यहाँ मैं बताऊं कि ये जो मैंने नेम लिए हैं ये सारे के सारे सोर्सेज हैं जिनसे कि लिटरेचर रिव्यू तैयार किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे बुक्स हैं, है ना, तो रिसर्चर यदि किसी टॉपिक की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन या थ्योरीज को समझना चाहता है तो वो अपने टॉपिक से रिलेटेड बुक्स को पढ़ सकता है और फिर वो अपने इन सोर्सेज में उसे मेंशन करेगा। जर्नल्स हैं, जर्नल्स में उसको अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड लेटेस्ट वर्क क्या हुआ है, लेटेस्ट फाइंडिंग्स क्या हैं, है ना, डेवलपमेंट्स क्या हैं, उनकी नॉलेज उसको मिलती है और उनको पढ़ के वो यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू में उसे मेंशन करना चाहिए। थीसिस डेजर्टेशंस, जो भी उसने थीसिस प्रीवियस रिसर्चर्स की स्टडीज पढ़ी हैं उसमें उन्होंने कौन से मेथोडोलॉजी लिया है, टूल लिया है, रिसर्च प्रोसीजर लिया है, उसको समझने में हेल्प करती हैं, तो वो थीसिस और डेजर्टेशंस को भी कंसीडर कर सकता है। कॉन्फ्रेंसेस की प्रोसीडिंग्स, है ना, जिसके द्वारा रिसर्चर को इमर्जिंग ट्रेंड्स की और जो नई जो रिसर्च डायरेक्शंस हैं उनकी जानकारी उसको रिसर्च कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स से मिलती है। तो यदि उसने अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हैं, है ना, और वहां से उसको कुछ इंसाइट मिला है, उसे भी अपने लिटरेचर रिव्यू में मेंशन कर सकता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, है ना, या ऑनलाइन डेटाबेस में जैसे कि गूगल स्कॉलर हो गया, स्कूपस हो गया, वेब ऑफ साइंस हो गया, ये सभी डेटाबेसेस हैं, है ना, जो कि रिसर्चर के लिए लिटरेचर प्राप्त करने में एक, मैं कहूं कि इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी मैंने सोर्सेज बताए हैं, इन सोर्सेज को पढ़ करके आप अपना सेकंड चैप्टर को डेवलप कर सकते हैं। तो आपने जितने भी सोर्सेज लिए हैं उनको आप यहाँ पे मेंशन करें। थर्ड है सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। ये सेक्शन बताता है कि लिटरेचर रिव्यू रिसर्च प्रोसेस में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू रिसर्चर को मैं कहूं कि उन फील्ड्स की पहचान कराने में हेल्प करता है जहां अभी और रिसर्च की आवश्यकता है। तो यहां पे सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू जो है उसको लिखना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस है उसके रिसर्च में इस लिटरेचर रिव्यू की। थर्ड है थ्योरेटिकल रिव्यू। इस सेक्शन में रिसर्चर अपने स्टडी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं या मॉडल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करता है, क्योंकि थ्योरेटिकल रिव्यू है। ठीक है, थ्योरेटिकल मीन्स सैद्धांतिक आधार कह सकते हैं, मतलब कि रिसर्चर पहले वेरिएबल के कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेटेड थ्योरीज की जो स्टडी है उसको यहां पर वो प्रेजेंट करता है ना, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे वो प्रेजेंट करे, और रिलेटेड थ्योरीज या मॉडल्स हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस कर सकता है। नेक्स्ट है एम्पिरिकल रिव्यू। एम्पिरिकल रिव्यू मतलब कि थ्योरेटिकल रिव्यू के बाद में रिसर्चर प्रीवियस रिसर्च स्टडीज का रिव्यू प्रस्तुत करता है। देखिए ऊपर तो उसने क्या किया,
थ्योरेटिकल रिव्यू किया है। अब एम्पिरिकल रिव्यू होता है, मतलब कि यहाँ पर रिसर्चर ये विश्लेषण करता है कि जो दूसरे रिसर्चर हैं उन्होंने इस टॉपिक पर क्या क्या फाइंडिंग्स प्राप्त की हैं, कौन कौन सी फाइंडिंग्स निकाली हैं। जो आपका वेरिएबल है रिसर्च में, उसकी जो प्रीवियस स्टडीज हैं उसके रिव्यू को आप लिखें, है ना। उसमें भी आप डिवाइड कर सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टडीज जो हुई हैं, विदेशों में जो शोध कार्य हुए हैं उनकी समीक्षा लिखें। नेशनल स्टडीज मतलब कि जो भारत में स्टडीज हुई हैं उन शोधों की भी समीक्षा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जितने भी वेरिएबल हैं उनको वेरिएबल वाइज आप स्टडी कर सकते हैं, है ना। कोई दो वेरिएबल्स में आप रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, उन रिलेशनशिप्स पे पहले जो स्टडी हुई है उनकी इंपेरिकल रिव्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च गैप। रिसर्च गैप जो है वो लिटरेचर रिव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम माना जाता है। मेन रीजन ही यही होता है लिटरेचर रिव्यू करने का कि हमें एक तो पता चल जाए कि पहले क्या स्टडीज हुई हैं, किन बेसिस पर हुई हैं, कौन सी मेथडोलॉजीज यूज की गई हैं, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन सा रिसर्च गैप रह गया है। तो यहाँ रिसर्चर प्रीवियस स्टडीज की लिमिटेशंस, वीकनेस और अनएक्सप्लोर्ड एरिया की पहचान करता है, उसे यहाँ पे वो मेंशन करता है। इसके बाद में रिसर्चर ये भी स्पष्ट करता है कि जो आपकी उसकी जो प्रेजेंट स्टडी है वो क्यों जरूरी है और ये एग्जिस्टिंग लिटरेचर में कौन सा नया कंट्रीब्यूशन देगी, मतलब कि उस रिसर्च गैप को कैसे फिल करेगी। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। यहाँ पे क्या करता है रिसर्चर, वेरिएबल्स के बीच में जो संभावित रिलेशनशिप हैं उनको डायग्राम या मॉडल के रूप में वो प्रेजेंट कर सकता है ना। और रिसर्चर ये भी स्पष्ट करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे पर किस प्रकार से इफेक्ट डाल रहे हैं। तो यहाँ पे उसको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में कॉन्सेप्चुअल मॉडल और रिलेशनशिप अमंग दी वेरिएबल्स को प्रेजेंट करना होता है। तो इस तरीके से इन 8 पॉइंट्स में वो अपना सेकंड चैप्टर डेवलप कर सकता है, राइट कर सकता है।